आज का टॉपिक रहेगा बेटा टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय करंट कैरिंग कॉइल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय करंट कैरिंग कॉइल इन एन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय करंट कैरिंग वायर इन एन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। लिखे बेटा, टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय करंट कैरिंग कॉइल इन एन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सारे बच्चे ध्यान से समझे, इधर बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझे। देखो बेटा, हमारे पास मान लो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। आप समझ लें ये हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। दिस इज द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अगर सारे बच्चे आप लोग बोर्ड में देख पा रहे हैं तो ये मैंने क्या कहा था, इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइन शो द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पर अगर आपको इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइंस दिखानी है तो वो यूनिफॉर्म के लिए, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इट रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये आपके पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बी वेक्टर। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमने क्या किया, एक रेक्टेंगुलर कॉइल ले ली। दिस इज द रेक्टेंगुलर कॉइल। ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल है। दिस इज पी क्यू आर एंड एस। ध्यान से समझे। दिस इज द रेक्टेंगुलर कॉइल पी क्यू आर एस। सपोज इट कैरिंग आई एम्पियर ऑफ करंट। इस पर आई एम्पियर ऑफ करंट फ्लो कर रहा है। करंट यहां से ऐसे जा रहा है, यहां से इधर जा रहा है, यहां से ऐसे नीचे आएगा और ये ऐसे करंट जा रहा है। ध्यान से समझिए इसको। दिस इज द, ये क्या हो गया, करंट कैरिंग लूप इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बी वेक्टर, और इसमें हमने करंट कैरिंग लूप को रख दिया पी क्यू आर एस इज अ करंट कैरिंग लूप। अब आप ध्यान से समझे, मेरी बात समझे इस पे। इस करंट कैरिंग लूप में आप देखें तो लूप हैज फोर पार्ट्स हैं। देखो, दिस इज द पी क्यू, क्यू आर, आर एस एंड एस पी। स्ट्रेट वायर है कि नहीं? पी क्यू भी एक स्ट्रेट वायर है, क्यू आर भी एक स्ट्रेट वायर है, आर एस भी एक स्ट्रेट वायर है और एस पी भी आपके पास स्ट्रेट वायर है। तो अगर इन दो स्ट्रेट वायर्स की बात अगर हम करें, यहाँ पे ध्यान से समझें, ये जो वायर है इस वायर की लेंथ हमारे पास होगी एल, और इसकी जो ब्रेथ है इसको मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए हम बी। सारे बच्चे ध्यान से समझें। अब अगर आप इस वायर PQ की बात करें, देखो इस वायर PQ में करंट जा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, करंट जा रहा है इधर की तरफ को। देखो मैग्नेटिक फील्ड है उस डायरेक्शन में, तो लगाओ फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाओ। मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग टू दिस डायरेक्शन, करंट इज अलोंग टू दिस डायरेक्शन। तो इस वायर पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा मुझे बताओ। व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स? सारे बच्चे बोलो, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स? अरे बोलो, what will be the direction of force? अरे inward to the plane of paper, inward to the plane of paper। बेटा the direction of magnetic force is inward to the plane of paper। और ये फोर्स कितना लगेगा? फोर्स ऑन दिस PQ ब्रांच कितना होगा? फोर्स ऑन PQ ब्रांच, इसको F1 मान लेते हैं। F1 is equal to फोर्स ऑन BQ ब्रांच। देखो बेटा, I is the current, इस वायर की लेंथ मैंने कहा एल मान लो, यहां से यहां तक की लेंथ है एल मान लो। बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, तो कितना हो जाएगा? फोर्स इज इक्वल टू आई बी एल साइन 90 डिग्री। वाई थीटा इज 90 हियर बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, करंट ऐसे जा रहा है। तो फोर्स ऑन दिस ब्रांच एफ पी क्यू ब्रांच इज F1 इज इक्वल टू पी क्यू, एफ पी क्यू इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा। दिस इज क्लियर और नॉट? सारे बच्चे बोलो। Okay, now the force on the branch QR, the force on the branch QR, in this branch current is along to this direction, magnetic field is along to this direction, theta is equal to 0 degree, so force on the QR branch is 0, yes or no? As theta is equal to 0, तो QR branch पे कितना force लगेगा? QR branch पे कितना force लगेगा? 0, yes or no? And similarly in this SP branch में देखो बेटा, करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट इज S2P, इस डायरेक्शन में आ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग टू दिस डायरेक्शन, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, साइन 180 इज इक्वल टू 0, तो फोर्स ऑन SP ब्रांच इज आल्सो 0।
तो अब आप इस PQRS में देखेंगे बेटा, इन दिस PQRS देयर आर 4 ब्रांचेस। अगर आप PQRS को देखें, इन द PQRS देयर आर 4 ब्रांचेस, और इन 4 ब्रांचेस में अगर आप देखेंगे तो आपके पास क्या है, फोर्स ऑन दिस ब्रांच, कौन सा ब्रांच, फोर्स ऑन द PQ ब्रांच, F1 is equal to PQ is equal to IBL sin 90, force on QR branch and force on SP branch is 0. Okay, one more branch is here, RS, force on RS branch, इसको आप F2 मान लो, F2 is equal to FRS. अब आप ध्यान से समझो बेटा, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज डाउनवर्ड डायरेक्शन, करंट नीचे की तरफ को है, मैग्नेटिक फील्ड उस डायरेक्शन में है, तो फोर्स कहां को लगेगा, आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर लगेगा, आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है। F1 लगेगा इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर एंड F2 इज इन आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर। तो आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर कितना फोर्स लगेगा, ये भी लगेगा IBL sin 90 डिग्री के बराबर। दिस इज क्लियर बेटा। नाउ PQRS is a rectangular current carrying loop. Its two branches PQ and RS experience two equal IBL equal, ठीक है, both the branches experience equal but opposite kind of force. One is in inward direction, other is in outward direction. Two branches F1 and F2, so two branches PQ and RS experience equal but opposite kind of force. अब आपको पता है when any body experience two equal but opposite kind of force, then क्या होता है, जब भी किसी बॉडी पे इक्वल एंड अपोजिट काइंड ऑफ फोर्स लगता है तो देन क्या करती है, बॉडी स्टार्ट टू रोटेट, यानी कि बॉडी पे क्या लगता है, टॉर्क लगता है, यस और नो। तो इसका मतलब क्या है, इन दिस करंट कैरिंग कॉइल दिस ब्रांच PQ एंड QR एक्सपीरियंस इक्वल बट अपोजिट काइंड ऑफ फोर्स, तो इक्वल बट अपोजिट काइंड ऑफ फोर्स लग रहा है, तो इसका मतलब क्या करेगा, दिस कॉइल विल एक्सपीरियंस और टॉर्क एंड दिस कॉइल विल स्टार्ट टू रोटेट, क्या करना स्टार्ट कर देगी, रोटेट करना स्टार्ट करेगी। तो इस जब भी कोई कॉइल में इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगता है तो उस पर टॉर्क लगता है, और आपको पता होना चाहिए कि टॉर्क कितना होता है, टॉर्क इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस कॉइल पे कितना टॉर्क लगेगा इसको हम आगे समझेंगे। पहले इतनी बात बताओ, ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए, इतना सबके समझ में आ गया, तभी हम आगे बढ़ेंगे। इतना समझ में आ गया, प्लीज बोलो। इतना अगर नोट कर लिया तो इससे आगे लिखोगे, सिंस इट्स टू ब्रांचेस एक्सपीरियंस टू इक्वल बट अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स, टू इक्वल बट अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स experience two equal but opposite direction of force, due to which the coil experience or torque, due to which coil experience or torque, which is given by कितना होगा वो टॉर्क, which is given by, टॉर्क कैसे निकालते हैं, लिखेंगे यहां पर, which is given by tau, टॉर्क is equal to मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, देखो टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगते हैं तो कोई भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस between forces, ठीक है। क्या लिखेंगे, टॉर्क इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। इतना सबके समझ में आ गया बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। अब मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना है, IBL sin 90, दो फोर्स हैं इक्वल एंड अपोजिट, कोई भी एक फोर्स लें तो उसका मैग्नीट्यूड है F इज इक्वल टू IBL sin 90, ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है। अब इनके बिटवीन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, थोड़ा सा यहाँ पर समझने वाला पॉइंट, इतना लिखा, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस।
अब इसको थोड़ा आप समझ लें, एक मैं किसी बुक की हेल्प ले लेता हूँ थोड़ा सा। देखो इधर देखो, हमारे पास अगर आप ये देख पा रहे हैं, ये बुक आप देख पा रहे हैं, ठीक है, ये बुक अगर आप देख रहे हैं तो ये एक रेक्टेंगुलर बुक है, इधर ध्यान से समझे। अब मैंने क्या कहा आपसे कि मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में ऐसे ही है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, क्लियर हो गया। अब इस कॉइल की ये जो ब्रांच है ये इनवर्ट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है, और ये जो ब्रांच है ये आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है। तो जब इस पर टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहे हैं तो ये कॉइल रोटेट करेगी, ऐसे रोटेट करेगी, ऐसे रोटेट करेगी, क्लियर हो गया। कॉइल क्या करेगी, ऐसे रोटेट करेगी। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात। देखो क्या कर रहे हैं हमारे पास, ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, इसकी एक ब्रांच ये है, एक ब्रांच ये है, इस ब्रांच में फोर्स लग रहा है इनवर्ट डायरेक्शन में, इस ब्रांच में फोर्स लग रहा है आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेंगे तो ये कॉइल रोटेट करना स्टार्ट करेगी, क्लियर हो गया। अब अगर आप इस कंडीशन को देख रहे हो, यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास ऐसे है, करंट हमारे पास ऐसे परपेंडिकुलरली जा रही है, तो दोनों के बिटवीन कितने का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। अब क्या हमेशा ऐसी ही कंडीशन रहेगी कि करंट और ये कॉइल, करंट और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही रहेंगे? नहीं, कॉइल तो ऐसे रोटेट करेगी, ऐसे रोटेट करेगी, कॉइल तो ऐसे रोटेट करेगी, बट हमेशा मैग्नेटिक फील्ड एक सेम डायरेक्शन में रहेगा। आप समझ रहे हैं। देखो कॉइल अभी हमने ऐसे रखा हुआ है, अभी हमारे पास क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है, करंट ऐसे हमारे पास जा रहा है, और ये कॉइल का एरिया वेक्टर भी हमारे ऐसे परपेंडिकुलरली आ रहा है। अब लेकिन कॉइल क्या करेगी, अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगी कि नहीं करेगी। तो किसी भी टाइम पर अगर हम देखें तो कॉइल की जो पोजीशन होगी, मान लो वो ऐसी है, ये कॉइल की पोजीशन है, ये कॉइल की पोजीशन है, ठीक है, एट एनी टाइम कॉइल की पोजीशन ये है। और मैग्नेटिक फील्ड हमारा ऐसे है, जैसे था सेम डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज नहीं हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास बी ऐसे है, ये बी ऐसे ही है, मैग्नेटिक फील्ड अपने सेम डायरेक्शन में। अब आप देखो यहाँ पर, इधर ध्यान से समझे, किसी भी पॉइंट पर अगर आप देखो तो मैग्नेटिक फील्ड तो अपने सेम डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं हुआ है। इधर देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड अपनी डायरेक्शन में है। अब इस कॉइल का अगर एरिया वेक्टर देखें तो इस कॉइल का एरिया वेक्टर कहाँ को आएगा, कॉइल का एरिया वेक्टर हमेशा क्या होता है, नॉर्मल टू द कॉइल, नॉर्मल टू द सरफेस, सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। कॉइल का एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। इधर देखो, इधर देखो बेटा। अब मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, कॉइल का एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, तो मान लो ये कितने का एंगल बना रहा है, थीटा का एंगल बना रहा है। अरे इतनी बात समझ में आ गई, यस और नो? मैं ये जो बता रहा हूँ ये समझ में आ रहा है? यस सर। ये जो कंडीशन मैं आपको समझा रहा हूँ ये समझ में आ रहा है? थोड़ा सा मैं भी थका हुआ हूँ, ब्रेन वाइज नींद अच्छे से नहीं ले पाया हूँ, तो थोड़ा कोऑपरेट करना आप लोग भी, अगर जहाँ पर समझ में नहीं आया प्लीज़ ध्यान से समझें। ये कॉइल है, इस कॉइल का एरिया वेक्टर हमारे पास ये होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास इस डायरेक्शन में है, ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब जब कॉइल को हमने फ्लैट ऐसे रखा हुआ है तो दोनों क्या है, अभी एरिया वेक्टर ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड इधर को है। अब किसी भी टाइम पर कॉइल रोटेट होगी ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो वही है जो थी, लेकिन एरिया वेक्टर ऐसे हो गया, तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बिटवीन कितने का एंगल बन गया, थीटा का एंगल बन गया। अब अगर हम कॉइल के केस में इसी चीज को समझें, कॉइल के लिए समझें, ध्यान से समझें, थोड़ा सा ध्यान दें, कॉइल समझें, कॉइल के लिए देखें, तो अब हमारे पास कंडीशन ये बन गई, देखो ये कॉइल है हमारे पास, इधर ध्यान से समझें, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है अपनी सेम डायरेक्शन में है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है बी, और मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन ऐसे होगी बी, सॉरी एम। मैग्नेटिक मूवमेंट एरिया वेक्टर के अलाउंग होते हैं। ये वाला एंगल हमारा कितना बन गया, थीटा का एंगल बन गया, ये एंगल कितने का एंगल बन गया, थीटा का एंगल बन गया, ठीक है, और ये इसके परपेंडिकुलर है। अब हमें क्या निकालना है, देखो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स कहाँ को लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ को F1, और एक फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ को F2 लग रहे हैं। अब हमें इन दो फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, दो फोर्सेस के बिटवीन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। तो कंडीशन कुछ ऐसी बन रही है, देखो क्या कंडीशन बन रही है, एक फोर्स F1 अंदर की तरफ को है और एक फोर्स F2 बाहर की तरफ को है,
ये देखो एक फोर्स F2 बाहर की तरफ को है और इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखें तो ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर होगी और ये जो ब्रेथ है ये b के बराबर हो गया, ये वाली कॉइल की जो चौड़ाई है वो b है, ये b के बराबर हो गया। अब अगर हमारे पास ये वाला एंगल थीटा है तो यहाँ पर ये वाला एंगल थीटा बनेगा। अगर ये वाला एंगल थीटा है, देखो ये अगर हमारे पास थीटा है तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा बन जाएगा। तो हमारे पास ऑब्वियसली बात है ये एंगल 90 है तो ये कितने का बनेगा, कितने का बनेगा भाई, ये एंगल थीटा का बनेगा कि नहीं बनेगा, ये वाला एंगल थीटा का बनेगा। अगर ये एंगल हमारे पास थीटा है तो ये जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है इसको हम बोलेंगे b sin थीटा, यानी कि टू फोर्सेस के बिटवीन की जो पैरेलल डिस्टेंस है वो कितनी हुई, b sin थीटा के बराबर हो गई। तो यहां से टॉर्क इज इक्वल टू कितना हो गया, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू, इधर ध्यान से समझे, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स था हमारे पास IBL sin 90 और उनके बिटवीन की डिस्टेंस होगी b sin थीटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी b sin थीटा। तो फॉर्मूला क्या बन गया, IBL इंटू b, लेंथ इंटू ब्रेथ को हम क्या कहते हैं एरिया, IBA sin थीटा हो गया। क्लियर हो गया। अब यहीं पर अगर कॉइल में n नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो देखो एक तो फॉर्मूला बन गया टाउ इज इक्वल टू IBA sin थीटा, ये फॉर्मूला बन गया। अब अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो इसी फॉर्मूले को क्या लिखा जाएगा, टाउ इज इक्वल टू NIAB sin थीटा लिखा जाएगा। इफ देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स, अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो टाउ को यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, NIAB sin थीटा के बराबर। अब ये जो NIA है हमारे पास ही NIA n किसको दिखा रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स को, I करंट को, A एरिया को दिखा रहा है। तो NIA को हम कहते हैं m, मैग्नेटिक मूवमेंट कहते हैं। तो अगर हम इसको मैग्नेटिक मूवमेंट कहें तो हम इसी फॉर्मूले को क्या लिखेंगे, टाउ इज इक्वल टू MB sin थीटा, ये टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय कॉइल हो गया। ठीक है, टाउ इज इक्वल टू NIAB sin थीटा लिख सकते हैं या फिर टाउ इज इक्वल टू MB sin थीटा लिख सकते हैं। और अब यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है, तो क्रॉस प्रोडक्ट आता है तो इसी को वेक्टर फॉर्म में M क्रॉस B वेक्टर लिख सकते हैं। M को यहाँ पर कहते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट, और मैग्नेटिक मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन वही होती है जो एरिया वेक्टर की होती है। B यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, तो टॉर्क टाउ इज इक्वल टू जाएगा M क्रॉस B। तो ये कहलाएगा टॉर्क एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग कॉइल व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एक बार इस एक्सप्रेशन को आप लोग देख लो, अगर समझ में नहीं आया तो मैं प्लीज दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस और डायरेक्शन में कंफ्यूजन होता है, उस चीज को अगर आप नहीं समझ पाए तो मैं दोबारा बता दूंगा, नहीं तो समझ आ गया तो प्लीज नोट कर लेंगे। ठीक है बेटा, नोट कर लिया तो लिखना बेटा, इट इज एन एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय, it is an expression for torque experienced by current carrying coil, torque experienced by current carrying coil in an uniform magnetic field, in an uniform magnetic field। लिखा लिखा बेटा, एक्सपीरियंस्ड बाय के बाद क्या है, टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय करंट कैरिंग कॉइल इन एन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब देखो बेटा, किसी भी कॉइल में लगने वाला टॉर्क मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नीचे से आप केस बना लेंगे, केस फर्स्ट नोट कर लेंगे, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखो अगर थीटा 90 है तो साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होती है, 1 होती है कि नहीं होती है, जब थीटा आपके पास 90 डिग्री है। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन क्या होगा बोलो, टाउ मैक्सिमम होगा, टॉर्क मैक्सिमम होगा, और किसके बराबर होगा, NIAB के बराबर होगा। कभी भी आपसे मैक्सिमम टॉर्क निकालने के लिए कहा जाएगा तो मैक्सिमम टॉर्क टाउ इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, NIAB के बराबर हो जाएगा। N नंबर ऑफ टर्न्स, I is current, A is the area, length into breadth, area of the coil हो गया है, A is the area of the coil and B is the magnetic field। ठीक है, अब ऐसे ही देखो केस 2 हमारे पास बन जाएगा, केस 2 व्हेन
थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अगर आपके पास थीटा 0 है, तो अगर थीटा हमारे पास 0 है तो ऐसी कंडीशन में देन क्या हो जाएगा, टाउ की वैल्यू मिनिमम होगी टॉर्क, और कितना होगा 0, बिकॉज साइन 0 इज इक्वल टू क्या होता है 0 होता है। लिखो मिनिमम टॉर्क टाउ मिनिमम इज इक्वल टू 0, मैक्सिमम टॉर्क टाउ मैक्सिमम इज इक्वल टू इतना इतना। लिखे बेटा सबने? ठीक है, ये दो केस बन जाएंगे व्हेन द टॉर्क एक्सपीरियंस बाय। ठीक है, अब नीचे से नोट करके एक दो पॉइंट बना लो बेटा, नोट करके पॉइंट बना लो। नोट करके लिखो। देखो आपके वहां पर एक टर्म आई, हमने जिसको लिखा m इज इक्वल टू एन आई ए। ठीक है, m इज इक्वल टू एन आई ए, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट। लिखो, नोट करके लिखो, मैग्नेटिक मूवमेंट। देखो मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट, नोट में लिखना मैग्नेटिक मूवमेंट। नोट करके लिखो मैग्नेटिक मूवमेंट। लिखा? टेस्ट करके लिखो, एनी करंट कैरिंग कॉइल इज बिहेव लाइक any current carrying coil is behave like any current carrying coil is behave like any current carrying coil is behave like magnetic dipole। any current carrying coil is behave like a magnetic dipole and its magnetic dipole moment is m is equal to nia। its magnetic dipole moment m is equal to nia। ठीक है, and are the magnetic moment of any current carrying coil is behave like a magnetic dipole। its magnetic moment is m is equal to nia। n किसको दिखा रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स को, i किसको दिखा रहा है, करंट को, a किसको दिखा रहा है, एरिया ऑफ द कॉइल को। लिखो, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नेटिक मोमेंट कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। लिखो बेटा, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, ठीक है, और इसकी डायरेक्शन देखो, वेक्टर है तो कहां को होगी, along to the, its लिखो, its direction is along to the area vector, along to area vector। its direction is along to area vector, its direction is along to area vector। इसकी डायरेक्शन हमेशा एरिया वेक्टर के along होती है। ठीक है, और एरिया वेक्टर कहां होता है, ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस आउटवर्ड डायरेक्शन, नॉर्मल टू द सरफेस इन आउटवर्ड डायरेक्शन होता है। इट्स डायरेक्शन इज अलोंग टू द एरिया वेक्टर। लिखा, इसकी डायरेक्शन कहां होती है, अलोंग टू द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर होती है। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, पूछा जाता है ये भी। इसकी यूनिट हो जाएगी एम्पियर मीटर स्क्वायर। इसकी यूनिट हो जाएगी एम्पियर मीटर स्क्वायर, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, ए एल स्क्वायर। ए एल स्क्वायर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा ए एल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो गया? यस सर। अब देखो बेटा, m क्रॉस b आ रहा है, तो m क्रॉस b हमेशा क्लॉकवाइज रोटेशन में होता है। जो m क्रॉस b आ रहा है वो क्लॉकवाइज रोटेशन को दिखाता है। m क्रॉस b क्लॉकवाइज रोटेशन को दिखा रहा है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है, तो क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन के लिए जिस भी कॉन्सेप्ट का हम यूज करते हैं उसका यहाँ पर यूज कर सकते हैं फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट के रूल का यूज कर सकते हैं। मेरे ख्याल से इतना सबके समझ में आ गया होगा।